जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए इस क्लास में जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बस आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में मौजूद नहीं है। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों। पहला, निम्न में कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में मौजूद नहीं है। आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता है। हमारा जो आंसर देने का तरीका होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए तीन ऑप्शन को हटाकर जो एक ऑप्शन रह जाता है वो ही हमारा आंसर होगा। हमें क्या करना है, तीन ऑप्शंस को हटाना है और जो एक ऑप्शन रह जाएगा वो ही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा साइट्रिक अम्ल। क्या है मेरे प्रिय साथियों, साइट्रिक अम्ल। ये अम्ल खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में पाया जाता है, या खट्टे पदार्थों में या खट्टे फलों में पाया जाता है। ऐसे फल जो खट्टे होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नींबू हो गया और संतरा। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये हमारे खट्टे फलों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल। ये हमारा एसिड, ये अम्ल पालक का साग हो गया, चुकंदर हो गया, अखरोट हो गई, चाय हो गई, उन सभी में ये पाया जाता है। अखरोट हो गए, चाय हो गई, पालक का साग हो गया, पालक का साग हो गया और चुकंदर हो गया, उन सभी में क्या पाया जाता है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और इनके अधिक सेवन से, इनके अधिक सेवन से हमें गुर्दे की पथरी भी हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये भी हमारा सब्जियों में पाया जाता है। ऑप्शन सी है दोस्तों मेथेनोइक अम्ल। क्या है दोस्तों मेरे प्रिय साथियों, मेथेनोइक अम्ल। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, फॉर्मिक एसिड। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फॉर्मिक एसिड। इसे और एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों, वो फॉर्मिक एसिड। और इसका उपयोग कपड़ा, रबड़, चमड़ा के उत्पादन में किया जाता है। मेथेनोइक अम्ल का जो उपयोग है वो कपड़ा, रबड़, चमड़ा के उत्पादन में किया जाता है। ये हमारे फलों या सब्जियों में नहीं पाया जाता है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। ये वाला जो मेथेनोइक अम्ल है वो हमारे कपड़ा हो गया, रबड़ हो गया, चमड़ा हो गया, इन सभी के उत्पादन में यूज किया जाता है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है टार्ट्रिक अम्ल। क्या है दोस्तों, टार्ट्रिक अम्ल या टार्ट्रिक एसिड। ये हमारे अंगूरों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, अंगूरों में पाया जाता है, जिसका यूज शराब बनाने में किया जाता है। अधिकतर यूज शराब बनाने में किया जाता है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब लागू किया गया था। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब लागू किया गया था। आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन ऑप्शंस को देखकर बताना है इसमें से क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों 2 जून 2010, ऑप्शन बी है 4 अगस्त 2009 और ऑप्शन सी है वो है 2 अगस्त 2005 और ऑप्शन डी है 20 जनवरी 2011। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 4 अगस्त 2009। क्या होगा दोस्तों, 4 अगस्त 2009। इस दिन भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई लागू किया गया था। यह कानून भारतीय संविधान के आर्टिकल आर्टिकल 21 ए के तहत, आर्टिकल 21 ए के तहत
भारत के 6 से 14 के बीच बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के महत्व का तौर तरीकों का वर्णन करता है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? आपके सामने ये ऑप्शन है, आपके लिए ऑप्शन देखकर बताना है इनमें से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। एक बात और, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था हिंदी के प्रैक्टिस सेट में कि जिसमें नहीं आता है, नहीं क्वेश्चन वाले, उन क्वेश्चनों को जरा ध्यान से पढ़ें, 2 बार पढ़ लें, क्योंकि ऐसे ऑप्शन में क्या होता है, नहीं लिखा हुआ होता है और हम क्या समझकर आंसर दे देते हैं, उसमें नहीं लिखा है, सिर्फ है, हमसे पूछा गया है कौन सी लिखी गई है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से जरूर पढ़ लें। तो क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? आपका ऑप्शन ए है वो है गबन, ऑप्शन बी है गोदान, ऑप्शन सी है मानसरोवर और ऑप्शन डी है द गाइड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों द गाइड। क्या आंसर होगा दोस्तों? द गाइड मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, क्योंकि ये द गाइड है, इसके जो लेखक हैं वो हैं आर के नारायण। कौन है दोस्तों? आर के नारायण। जो द गाइड के लेखक हैं वो हैं आर के नारायण। और ये गबन, गोदान, मानसरोवर, ये तीनों मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। गबन, गोदान, मानसरोवर, ये तीनों उपन्यास हैं और ये तीनों मुंशी प्रेमचंद द्वारा पुस्तक लिखी गई हैं। और ये जो द गाइड है वो आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? द गाइड, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के अधिकतर चांस है इसके, कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपके लिए ऑप्शंस को देखकर बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है वो हमारा बिहार में बन रहा है। किस राज्य में बन रहा है? बिहार में। और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है। उसने हमसे सिर्फ राज्य पूछा है तो राज्य होगा बिहार। अगर वो हमसे जिला पूछ ले तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका निर्माण 20 जून 2023 इसका निर्माण 20 जून 2023 से हो रहा है और इसका आंसर भी हो जाएगा बिहार। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, स्वतंत्रता से लेकर अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, स्वतंत्रता से लेकर अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपके लिए इन ऑप्शन को देखकर बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा दोस्तों 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी क्या है 8। आपके लिए ऑप्शन देखना है और इसका आंसर बताना है कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है।
बताइए दोस्तों जल्दी। तो इसका आंसर है दोस्तों 7। क्या है दोस्तों? 7। अब तक 7 बार जनगणना हो चुकी है। 1947 से लेकर अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है दोस्तों? 7 बार। इसका आंसर होगा 7 बार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में अधिकतर चांस रहेंगे इस प्रश्न के आने के। इसके आगे भी इंपोर्टेंट लिख देता हूं, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जो जनगणना हो चुकी है अब तक वो है 7 बार। इसका ऑप्शन क्या होगा? 7 बार। और यही हमारा आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 8 दिसंबर 2016, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर 2016, ऑप्शन सी है 8 नवंबर 2016 और जो ऑप्शन डी है 8 सितंबर 2016। आपके लिए बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? विमुद्रीकरण का अर्थ होता है दोस्तों, विमुद्रीकरण का अर्थ होता है वर्तमान मुद्रा को नए नोटों या सिक्कों में बदल दिया जाना या बदल देना। विमुद्रीकरण का जो अर्थ होता है वर्तमान मुद्रा को नए नोटों सिक्कों में बदल दिया जाना। और ये विमुद्रीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 को किया गया था। यह घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी, जिसमें वर्तमान मुद्रा को नए नोटों में बदल दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, देश के होने वाले जाबाज सिपाहियों, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके लिए इन ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा आला, ऑप्शन बी है होरी, ऑप्शन सी है सोहर और ऑप्शन डी क्या है? लमन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा लमन। क्या होगा मेरे प्रिय साथियों? लमन। लमन है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है। जो लमन है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है। और जो ऑप्शन ए आला, ऑप्शन बी होरी, ऑप्शन सी सोहर, ये तीनों उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगीत हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा राइट वो होगा ऑप्शन डी लमन। ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या प्रश्न है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं। आपके लिए इन ऑप्शंस को देखकर बताना है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है अभिषेक मनु सिंघवी, ऑप्शन डी है सत्यार्थ नायक। तो दोस्तों चेंजिंग इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं मनमोहन सिंह। कौन है दोस्तों? मनमोहन सिंह।
चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं वो हैं मनमोहन सिंह। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, जिन्होंने 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री बने रहे अपने देश भारत के। ये 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री बने रहे। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और ये भारतीय रिजर्व बैंक के, ये मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर थे। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर भी थे और ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ये जो दोस्तों चेंजिंग इंडिया पुस्तक है, अगर वो हमसे पूछ ले ये किस प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई, तो ये चेंजिंग इंडिया पुस्तक है दोस्तों वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई। ये जो चेंजिंग इंडिया पुस्तक है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसके लेखक मनमोहन सिंह हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके लिए इन ऑप्शंस को ध्यान से देखकर बताना है कि वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है हमारा स्कूली शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वरोजगार, ऑप्शन सी है ग्राम विकास, ऑप्शन डी है महिलाओं के निःशुल्क उपचार। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है दोस्तों वो है महिलाओं के निःशुल्क उपचार। जो वंदे मातरम योजना है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया गया है या लागू किया गया है या चलाया गया है, उसका संबंध महिलाओं के निःशुल्क उपचार से है और यह योजना 9 फरवरी 2004 को लागू की गई थी या चालू हुई है। यह योजना 9 फरवरी 2004 से लागू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 को लागू की गई थी, जिसका संबंध महिलाओं के निःशुल्क उपचार से है। लागू की गई थी या चलाया गया था, जिसका संबंध महिलाओं के निःशुल्क उपचार से है और यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी क्या है बिहार। आपके लिए इन ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और बताना है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा केरल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य था वो था केरल। क्या था दोस्तों? केरल, जिसमें 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का लिंगानुपात था और यह लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार था। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का लिंगानुपात था। कब?
जनगणना 2011 के अनुसार। और इसका आंसर है बी, केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जिसमें 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का लिंगानुपात था। और ये डेटा है वो है जनगणना 2011 के अनुसार। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध रुअर कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश में स्थित है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? प्रसिद्ध रुअर कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश में स्थित है? आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपके लिए इन ऑप्शंस को देखकर बताना है जो रुअर कोयला क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है हमारा ब्रिटेन इंग्लैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी क्या है? फ्रांस। प्रसिद्ध रुअर कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। जो हमारा प्रसिद्ध रुअर कोयला क्षेत्र है वो हमारे जर्मनी देश में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ, बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ये आपके लिए खाली जगह दी गई है, आपके लिए इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें से फिल करना है और बताना है कि देश की सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। जो आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है गांव। क्या है दोस्तों? गांव। गांवों की सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन बी है पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ की सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन सी बच्चे और बूढ़े। बच्चे और बूढ़ों की सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन डी है आपका वन्य जीव। क्या वन्य जीव की सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? हाँ दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, वन्य जीव की सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन ए है करजन, ऑप्शन बी है बेलेजली, ऑप्शन सी है उफरेन और ऑप्शन डी क्या है? लिटन। आपके लिए बताना है बंगाल विभाजन के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार था? बताइए दोस्तों जल्दी। आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और बताइए बंगाल विभाजन के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार था? तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था वो था करजन। कौन था दोस्तों? करजन। करजन उस समय वायसराय था जिसने 19 जुलाई 1905 को घोषणा की थी बंगाल विभाजन की। किसने की थी? करजन ने 19 जुलाई 1905 को घोषणा की थी बंगाल विभाजन के लिए। और ये घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को लागू की गई। कब लागू की गई दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गई थी। और जो बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था वो था करजन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करजन, जो बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार था। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? क्या प्रश्न है दोस्तों? विश्व का सर्वोच्च शिखर जो कि माउंट एवरेस्ट है वो किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके लिए इन ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। हमारा जो प्रश्न है वो है विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? ऑप्शन ए है दोस्तों हमारा वो है भारत, नेपाल, ऑप्शन बी है नेपाल और भूटान, ऑप्शन सी है दोस्तों नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन डी है भूटान और तिब्बत।
बताइए दोस्तों जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों, वो होगा नेपाल और तिब्बत। जो विश्व की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल और तिब्बत की सीमाओं के बीच स्थित है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत देशों की सीमाओं पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोस्तों, अगर वो आपसे एग्जाम में पूछ ले, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए पहले से ही पता होना चाहिए। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो होती है 8,849 मीटर। कितनी होती है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर ऊंचा है हमारा माउंट एवरेस्ट, और यह विश्व का सर्वोच्च शिखर है जो नेपाल और तिब्बत दोनों की सीमाओं के बीच स्थित है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों सी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ, बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, क्या है प्रश्न दोस्तों? राज्य चुनाव आयोग के पास किसका चुनाव कराने का अधिकार है या होता है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? राज्य चुनाव आयोग के पास किसका चुनाव कराने का अधिकार है? आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, आपके लिए इन ऑप्शन में देख के बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा नगर पालिका, ऑप्शन बी है राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी है दोस्तों लोकसभा, और ऑप्शन डी क्या है? राज्यपाल। राज्य चुनाव आयोग के पास किसका चुनाव कराने का अधिकार है? बताइए दोस्तों जल्दी, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा नगर पालिका। राज्य चुनाव आयोग के पास नगर पालिका का चुनाव कराने का अधिकार है या होता है। उम्मीद करता हूं साथियों आपके लिए ये बात भी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण डैश है। मतलब आपके लिए बताना है पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण कितना है? बताइए दोस्तों कितना होता है। आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शून्य, ऑप्शन बी है बहुत अधिक, ऑप्शन सी है गणना नहीं की जा सकती, ऑप्शन डी अनंत। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण कितना है? बताइए दोस्तों जल्दी, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा शून्य। क्या होगा दोस्तों? शून्य, ऑप्शन ए। पृथ्वी के केंद्र में जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है? शून्य। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर। और ये जो दोस्तों त्वरण है वो एक कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण शून्य है। इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा दोस्तों? शून्य। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, निम्न में से किस शहर की स्थापना मुगल शासक शाहजहां द्वारा की गई थी? यस, मुगल शासक शाहजहां ने की थी। बात एक ही है दोस्तों, आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपके लिए इन ऑप्शंस को देखकर बताना है कि निम्न में से किस शहर की स्थापना मुगल शासक शाहजहां ने की थी। जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट करके, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। इनमें से कौन से शहर की स्थापना मुगल शासक शाहजहां द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों जल्दी। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा फगड़वाड़ा। क्या होगा दोस्तों? फगवाड़ा। क्या होगा दोस्तों? फगवाड़ा। इस शहर की स्थापना मुगल शासक शाहजहां ने की थी। कौन सा शहर है दोस्तों? फगवाड़ा। फगवाड़ा शहर की स्थापना मुगल शासक शाहजहां ने की थी, और यह शहर पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजाब। जिसकी स्थापना मुगल शासक
शाहजहां ने की थी और यह शहर पंजाब में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? भारत के ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है हमारा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है योगी आदित्यनाथ। आपके लिए इन ऑप्शंस को ध्यान से देखकर बताना है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? बताइए दोस्तों जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों राजनाथ सिंह। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? राजनाथ सिंह, जो हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में ये हमारे कौन हैं? रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया था इन्होंने। राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर 2023 को यूपी के गाजियाबाद में एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपके लिए बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या होगा या इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न है हमारा दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है असम। बताइए दोस्तों जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? तो जो हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों हमारा असम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन डी। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब माना गया? सन 1974 में। कब माना गया दोस्तों, या कब घोषित किया गया इसे राष्ट्रीय उद्यान? सन 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और ये असम में स्थित है। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, देश के होने वाले जाबाज सिपाहियों किस क्रिकेटर ने आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी लिखी है? क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, किस क्रिकेटर ने आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी लिखी है? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी या एम एस धोनी, ऑप्शन बी है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है सुरेश रैना। आपके लिए इन ऑप्शंस को ध्यान से देखना है और बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है एम एस धोनी, ऑप्शन बी है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है सुरेश रैना। किस क्रिकेटर ने आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी लिखी है? बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा सुरेश रैना। जो आत्मकथा है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी वो सुरेश रैना द्वारा लिखी गई है। एक और आत्मकथा इम्पोर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे ये भी बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है, इम्पोर्टेंट है, इसके भी
अधिकतर चांस एग्जाम में आने के, प्लेइंग इट माई वे। ये आत्मकथा दोस्तों सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है दोस्तों, इसे भी नोट कर लेना। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। करियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।